अध्याय से मैं आपके लिए कुछ अंश लेकर के आया हूं, जहां पे आप अपने बिजनेस की एक्यूमेन, बिजनेस की नॉलेज, बिजनेस के वर्ड्स, कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज को और डीप डाइव होकर के सीखेंगे, ताकि आप अपने कस्टमर से अप्रोप्रिएटली बात कर सको। और जब आप बात करो ना, तो बहुत अच्छा एक कंसल्टेंट साउंड करो। एंड ट्रस्ट बिल्डअप होता है जब आप ऐसे बात करते हो तो। एंड ट्रस्ट जब आता है तो आपको पता है, टी फॉर ट्रस्ट, टी फॉर ट्रांजैक्शन होता है। तो मैं आज इस पार्ट 2 को आपके लिए लेकर के आया हूं। एक बार मैं आपको रिकैप करा देना चाहता हूं, लास्ट वाला जो मैंने सेशन किया था उसमें आपको 4 स्ट्रैटेजीज बताई थी। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, अगर उसके पास सारे रिसोर्सेस है, सारी अच्छी मैन पावर है, सारा अच्छा एचआर है, सेल्स है ना, मार्केटिंग, सब कुछ अच्छा, बट अगर स्ट्रैटेजीज नहीं हो, है ना, मैंने बताया था, आप अगर आप रिकैप कर सकते हो कि अभी कहाँ है, जाना कैसे है, और अभी कहाँ है, कहाँ जाना है, एंड जाएंगे कैसे। तो जाएंगे कैसे, यही स्ट्रैटेजी होती है कंपनी की। आप जाएंगे कैसे को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपका मैन पावर अगर वीक भी है ना, तो भी आप ड्राइव कर सकते हो। तो जाएंगे कैसे इज कॉल्ड स्ट्रैटेजीज, जो मैं 10 डे के एमबीए के तीसरे अध्याय से आपके लिए कुछ क्रक्स लेकर के आया हूं। मैंने आपको पहले अध्याय में यह बताया था, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जहां पर किसी एक सक्सेस फैक्टर को पॉइंट आउट करके कंपनी पूरा फोकस उस पर करती है। अगर आप याद कर सकते हो, मैंने आपको अगले अगले स्ट्रैटेजी में होजिन कैनरी सिखाया था, जो कि जापानीज वर्ड है डायरेक्शन। होजिन इज डायरेक्शन, मतलब किधर जाना है, एंड कैनरी जाएंगे कैसे, स्ट्रैटेजीज उसके लिए, है ना। तो एक डायरेक्शन होना जरूरी है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी वहां पे एक बताया था कि कैसे एक चुड़ैल है और आपको उस जंगल से निकलना है, और इसी बीच में आप जंगल से निकलने के लिए जो आप कश्मकश करते हो, आधे घंटे में कैसे निकल पाते हो, इफ यू कैन रिलेट माई लास्ट सेशन। फिर मैंने इशू बेस्ड स्ट्रैटेजीज बताई थी आपको, जहां पे स्वॉट एनालिसिस के थ्रू आपको बताया था कि कैसे इशू को आइडेंटिफाई करके आप उसको नलीफाई करते हैं। एंड फाइनली मैंने मार्केट की बैरियर्स, जहां पे एंट्री और एग्जिट बैरियर्स, कस्टमर आ जाए, है ना, ऐसा कुछ आप डिजाइन करो, वो बताया। और एग्जिट करो, एक बार जो कस्टमर आ जाए वो छोड़ के जाए नहीं, है ना, तो मार्केट बैरियर। आई होप सो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को। आज अब मैं आपको पांचवी स्ट्रैटेजी की तरफ लेकर के चलता हूं, फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। अब पिरामिड आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है ना, ट्रायंगुलर शेप का आता है। अगर 2D में आप देखोगे तो ट्रायंगुलर शेप का एक पिरामिड होता है। बट उस पिरामिड से आपको क्या लर्निंग मिलती है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एक थॉट प्रोसेस है जो मैंने 10 डे एमबीए से लिया, कि पुअर पीपल पे मोर बिकॉज दे डोंट हैव ए चॉइस विथ लोकल मोनोपोलीज ऑफ बैड प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स, अगर मार्केट में कुछ बैड प्रोडक्ट्स है जो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट चूंकि आपके पास कोई चॉइसेस नहीं होती है एक्स्ट्रा कुछ की, इसके बदले मैं दूसरा प्रोडक्ट लूं तो लूं क्या। दैट मीन्स, इस समय जो बैड प्रोडक्ट्स की कंपनीज है वो मोनोपोली होल्ड कर रही है मार्केट में, वो पूरा पूरी उसको अपना होल्ड करती है, और इसके कारण से अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये मैंने 10 डे एमबीए से एक थॉट आपको लेकर के आया है। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, है ना। 45% ऑफ ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सोल्ड इन रूरल मार्केट। आपने अगर 10 डे एमबीए के तीसरा अध्याय देखा होगा, तो उसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बहुत बखूबी बताया कि 45% सॉफ्ट ड्रिंक्स गांव देहात में बिकती है ना। 50% ऑफ मोटरसाइकिल्स जितने भी सोल्ड होते हैं, बेची जाती हैं, वो गांव देहात में बेची जाती है। 60% ऑफ सिगरेट्स आर कंज्यूम्ड इन द रूरल मार्केट्स अगेन। एंड 55% ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, वो भी गांव देहात में बिकती है। 50% ऑफ नेशनल इनकम जो आता है भारत को, वो रूरल एरिया से आता है, गांव देहात से आता है। एंड 50% ऑफ एलआईसी पॉलिसीज आर ऑल्सो सोल्ड इन द रूरल मार्केट। दैट मीन्स, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूं इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। आप चैट बॉक्स में भी मेंशन करके बता सकते हैं मुझे। इससे आप ये इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि गांव देहात में एक बहुत बड़ा चंक है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो अभी स्टिल अनटैप्ड है ना। एक बहुत बड़ा मार्केट, वहां कोई जाना नहीं चाहता, वहां पे इतना सारा स्कोप है बिजनेस का कि आप सोच नहीं सकते हो। दैट्स वाई बड़ी बड़ी कंपनीज अब रूरल मार्केट को टारगेट कर रही है, जहां पे अपने प्रोडक्ट को वो बहुत बखूबी पोजिशनिंग कर सकती है। तो दिस इज द डेटा फैक्ट। मैं ये डेटा फैक्ट इसीलिए लेके आया बिकॉज मैं आपको ये पिरामिड समझाना चाहता था। आप पिरामिड, ये स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर शेप में इमेजिन कर सकते हैं। आप देख सकते हो, टॉप ऑफ द पिरामिड इज ब्लू कलर, मिड ऑफ द पिरामिड इज ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन एंड डीप ग्रीन,
एंड बॉटम ऑफ दिस पिरामिड इज येलो कलर में इंडिकेटेड है। व्हाट डज इट मीन्स? क्या आप टॉप नॉच के क्लाइंट्स, जो आपके प्रीमियम क्लाइंट्स, जो आपके बहुत हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, क्या उनके लिए आप प्रोडक्ट बनाते हो? या फिर आप मिड सेगमेंट क्लाइंट्स, है ना, जो मिड सेगमेंट सैलरीज या बिजनेस इनकम करते हैं, उनके लिए आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाते हो जो आपके प्रोडक्ट के यूजर्स बने? या फिर आप बॉटम ऑफ द पिरामिड, इसी को बोलते हैं जहां पे ये बहुत बड़ा चंक, आप देख सकते हो बेस बहुत बड़ा है इस पिरामिड का, है ना, नीचे चौड़ाई बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स एक बहुत बड़ा कस्टमर चंक वहां पे लाई करता है। हम वहां पे जाते नहीं, हम वहां पे देखना नहीं चाहते, कंपटीशन कम है वहां पे, है ना। तो एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, इसके कुछ चार तरीके बताए गए, है ना। इंक्रीज बाइंग पावर। अगर एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जो मोबाइल खरीदना चाहता है, बट आप अपने शॉप पे आपने ईएमआई की व्यवस्था नहीं कराई, किसी भी कंपनी के साथ टैगअप नहीं किया फाइनेंस के साथ जो ईएमआई की सुविधा दे सके, मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं। तो आप सोचो, एक नॉर्मल मोबाइल का शॉप ओनर, एक जो सेल्स करता है, और आप एक सर्वे करना, एक ऐसा मोबाइल का शॉप ओनर जिसने कोई फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई रखी है, आप देख सकते हो उसकी टर्नओवर और दूसरे वाले की टर्नओवर में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना का अंतर होगा। ये क्या बताता है? इंक्रीज बाइंग पावर, बाइंग पावर बढ़ा दो कस्टमर का वाया एनी मेथड्स। आप तरीके से ऐसा क्या करोगे जिससे बाइंग पावर, ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, बहुत बड़ा चंक जो मोबाइल नहीं ले पाता था 10, 15, 20 हजार, 30 हजार की, वो अब मोबाइल खरीद सकता है ना। तो आप क्या स्ट्रैटेजीज लगाओगे? ये स्ट्रैटेजी का चैप्टर है फ्रेंड्स, और आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो। अब दूसरी बात आती है एस्पिरेशंस। आप चाहत बढ़ा दो किसी की कोई प्रोडक्ट खरीदने की। फिर से गांव देहात का ही एग्जांपल बताया डॉक्टर बिंद्रा सर ने, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए एक सेकेंडरी कंपनी के कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, बिकॉज उनको लगता था कि कोको कोला और पेप्सी की बोतल बहुत महंगी आती होगी। तो कोल्ड ड्रिंक कंपनीज ने रूरल मार्केट को टैप करने के लिए छोटी बॉटल्स निकाल दी। तो क्या आप प्रोडक्ट के डिजाइन में ऐसा कुछ चेंजेस कर सकते हो? क्या आप ऐसी कुछ डिजाइन थिंकिंग कर सकते हो? अपने प्रोडक्ट बेस लाइन को एक्सपैंड करना है अगर आपको, तो नया प्रोडक्ट बना लो, या फिर अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर लो, है ना। एस्पिरेशंस बढ़ा दो जहां पे एक गांव देहात का इंसान भी अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? लोकलाइज कुछ सॉल्यूशंस दो जो उस रीजन से एसोसिएटेड हो, जहां पे उस क्षेत्र स्पेसिफिक हो, वैसा कुछ सॉल्यूशंस के आप प्रोवाइड कर सकते हो। स्ट्रैटेजीज बनाओ। एक्सेसिबिलिटी, आप यहां बैठे हो साउथ के किसी गांव में, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना हो, तो क्या आपके पास वो नेटवर्किंग, वो टेक्नोलॉजी एंड वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने वाले पूरे टूल्स हैं जो प्रोवाइड कर सकते हो? जैसे बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, पैन इंडिया छोड़ो, पैन वर्ल्ड में भी कोई अगर लेना चाहता, यूज करना चाहता, तो डॉलर्स में भी पे करके कर सकता। दैट मीन्स हमने इसको एक्सेसिबल बनाया। तो एक बहुत बड़ा चंक है जो आपका नॉन कस्टमर्स होता है। तो उन नॉन कस्टमर्स को आप कस्टमर्स कैसे बनाओगे, इसकी स्ट्रैटेजी बॉटम ऑफ द पिरामिड में सिखाई गई है। ये आपके लिए भी बहुत बेहतरीन लर्निंग है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स के थ्रू। बड़ा बॉटल शैशे खरीदने वाले, बड़ा बॉटल एक शैम्पू खरीदने वाले ने एक एफएमसीजी कंपनी एक छोटे सैशे में उतार दिया, ताकि गांव देहात के लोग भी इसको खरीद सकते हैं। इनके लिए एक्सेसिबल हो गया, इनके लिए अवेलेबल हो गया, और इनके लिए बायबल हो गया, खरीद सकते हैं। बड़े बॉटल में 200, 300 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, बट 1 रुपए, 2 रुपए के सैशे में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम टेलीकॉम में जियो ने भी किया। एयरटेल जहां पे टॉप ऑफ द पिरामिड को फोकस कर रहा था, जियो ने एक बहुत बड़ा चंक जो नेट यूज करना चाहता था, एंड्रॉयड यूजर्स इंटरनेट यूज करना चाहते थे, बट उनको सुविधा नहीं थी, उनको सुविधा प्रोवाइड कर दिया, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल करवा दिया, है ना। बहुत चीप प्लान्स लेकर के आ गए। सेम टाटा नैनो का आप एग्जांपल देख सकते हो। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल का मैंने आपको एग्जांपल बताया। बर्गर आप पॉकेट फ्रेंडली लेकर के आगे मैकडी, जहां पे एक स्टूडेंट कैटेगरी के भी पर्सन जा करके 50, 100 रुपए में एक बर्गर खा सकते थे अफोर्ड। उनके लिए भी एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए एक्सेसिबल, अवेलेबल करवा दिया। मिड साइज या लोअर साइज, बॉटम ऑफ द पिरामिड को उन्होंने कैप्चर किया। इस सेम आप कूलर का भी एग्जांपल देख सकते हो। तो दिस आर द सम एग्जांपल्स। और तीन चीजें आप हमेशा याद रखना जब भी आप प्रोडक्ट की डिजाइन थिंकिंग कर रहे हो, या तो डिजाइन में कुछ चेंजेस करेंगे, या एड ऑन प्रोडक्ट लेकर के आ जाएंगे, नया प्रोडक्ट, है ना। तो उसमें आप तीन चीज हमेशा ध्यान देना। क्या ये प्रोडक्ट आपके बारे में, या आप जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, या जिस भी प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हो,
क्या इसके बारे में लोग जागृत हैं, जानते हैं, अवेयरनेस है? दूसरी चीज आप हमेशा पॉइंट आउट करना, सोचना, क्या ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल है? सभी लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसको आप टारगेट कर रहे हो पॉपुलेशन, ये उसको खरीद सकते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल है? इतने पैसे वो लगा सकते हैं क्या? और तीसरी चीज, अवेलेबल है क्या? आप अपने नेटवर्क से उस गांव देहात तक भी, घर घर तक आप अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकते हो, और बाय एनी टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द थ्री एज ऑफ मार्केटिंग फॉर बॉटम ऑफ पिरामिड, जहां बहुत बड़ा चंक है जो आपके लिए वेट कर रहा है, बट आप वहां तक पहुंचे नहीं हो। ऐसे स्ट्रैटेजीज इंप्लाई करके आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को हिट कर सकते हैं। तो दिस वाज द फिफ्थ स्ट्रैटेजी विच आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। हम अपनी अगली स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, जहां पे रिपीटेबल प्रोटोटाइप के बारे में बताया गया है। रिपीट कर सके, प्रोटोटाइप कॉपी, कॉपी बना देना, है ना? तो रिपीटेबल प्रोटोटाइप में आप जैसे एग्जांपल देख सकते हो अभी, ठग्गू के लड्डू, है ना, बिल्ले ती हट्टी लाहौर, टुंडे कबाब लखनऊ, पांची पेठा आगरा और जैन शिकंजी मोदी नगर, इनका एग्जांपल्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बहुत बखूबी बताया, जहां पे उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, है ना, इनके जो लिमिटेड प्रोडक्शन वाले जो पर्सन है जो बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने अगर दूसरी ब्रांच खोली होती तो वहां मैनेज कर सकते, बिकॉज इनकी काबिलियत उस दुकान तक ही सीमित रह गई। इनके काबिलियत थी कि ये एक्सपैंड कर सकते थे, नए ब्रांचेस खोल सकते थे, बट इन्होंने एक्सपेंशन को नहीं चुना, है ना? तो ये पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस है, जहां पे अगर ठग्गू के लड्डू कोई एक पर्सन बना रहा है, पर्सन ए बना रहा है, तो एग्जैक्टली exactly वही बना पाएगा। अगर वो हट गया तो पर्सन बी आकर के उसको वैसा लड्डू नहीं बना सकता। तो आप प्रोटोटाइप क्यों नहीं बना सकते हो? प्रोटोटाइप मीन्स ऐसे इंसानों को और तैयार कर दो जो सेम टू सेम टेस्ट, सेम टू सेम क्वालिटी, सेम टू सेम टेक्सचर में आपके लिए प्रोडक्ट लेकर के आ जाए, चाहे आप यहां बैठे हो, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठ करके सेम टू सेम प्रोडक्शन कर सकते हो। वाई डोंट यू मेक ए प्रोटोटाइप? जैसे मैकडी करता है, जैसे बर्गर किंग करता है, जैसे पिज्जा हट करता है, जैसे डोमिनोज करता है। आप पिज्जा हट, डोमिनोज में कहीं भी जाकर के देश के किसी भी कोने में पिज्जा खाओ, आपको एग्जैक्ट सेम टेस्ट, एग्जैक्ट सेम टेक्सचर, एग्जैक्ट सब कुछ मिलेगा, है ना? तो दैट मीन्स उन्होंने एक ब्रांच में जो एस्टैब्लिश किया, उसको आज हजारों ब्रांच में एस्टैब्लिश कर दिया, प्रोटोटाइप बना दिया, सेम सेम कॉपी कॉपी कॉपी। तो क्या आप अपने बिजनेस में इसको लागू कर सकते हैं? लागू करने का बहुत बेहतरीन तरीका डॉक्टर विवेक सर ने बताया है, एसओपी। इसको भाई लोग, आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है ना? ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सुनने में, आपको लगता है कि बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बट दिस इज वेरी सिंपल। अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा ना, तो मैं बोलूंगा मैगी बनाया होगा आप लोगों ने कभी, उसके पेज पर इंस्ट्रक्शन देखा है ना, कि 1 कप पानी ले लो, एक मैगी ले लो, 3 मिनट के लिए बॉईल कर लो, और फिर वो बन के तैयार हो जाता है मसाला डाल के। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेम प्रोसेस लिख दिया गया, लिखा हुआ है ये प्रोसेस, वर्बल नहीं होता है, बिकॉज उसके रिटन डाउन पैरामीटर्स है कि पॉइंट नंबर 1 पे ये करना है, पॉइंट नंबर 2 पे ये करना है, पॉइंट नंबर 3 पे ये करना है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक नौसिखिए को भी अगर आप बैठा सकते हो अपने बिजनेस में, और उसको एसओपी बता दिया कि इस स्टेप वाइज में ही इसको करना है इस काम को, तो वो भी एग्जैक्टली exactly वही कर देगा जो पहले एक्सपीरियंस पर्सन कर रहा था। तो क्या आप अपने बिजनेस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ला सकते हो? कस्टमर से भी आपको ऐसे ही बात करना है कि सर, क्या आप अपने बिजनेस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रखा है? सर, स्टैंड एसओपी नहीं लाओगे तो एक्सपैंड कैसे करोगे? एसओपी नहीं लाओगे तो गल्ला कैसे छोड़ोगे? एसओपी नहीं लाओगे तो गल्ला छोड़ो अभियान कैसे कर पाओगे, है ना? तो कस्टमर से जब आप क्रॉस क्वेश्चंस करते हो, कस्टमर सोचता है, सोचने पे मजबूर होता है। तो एसओपी के फायदे भी आपको बताने आने चाहिए कस्टमर्स को। क्या होते हैं एसओपी के फायदे? सर, सेम प्रोटोटाइप रिपीट हो जाता है ना? इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जैसा ए कर रहा था वैसा बी भी कर सकता है, वैसा डी भी कर सकता है, वैसा जेड भी कर सकता है ना? सेम क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकते हैं, और मिसकम्युनिकेशन नहीं होता, बिकॉज किसी के दिमाग से वो काम नहीं हो रहा है। एक रिटन डाउन प्रोसीजर है जिसको देख के लोग फॉलो कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, है ना? बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसलिए मैंने मैगी से दिया, ताकि आप रिलेट कर सकते हो एसओपी क्या है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अगर ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो मैगी बन जाएगी, है ना? तो कोई भी, एक बच्चा, एक बूढ़ा, हर एक इंसान उसको बना सकता है। तो आप भी अपने बिजनेस में एसओपी लेके आ सकते हो, ताकि आपका बिजनेस ऑटोमेटेड हो सके।
है ना, ट्रेनिंग देनी पड़ती है उसकी, ट्रेनिंग करवाएंगे और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटेड हो जाता है। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इफ इन केस अगर आपको कोई भी पॉइंट्स पे क्लैरिटी और रिक्वायरमेंट होगी इस सेशन के बाद, आप अपने आरटीएस से जरूर कनेक्ट करिएगा। मैं अब अपनी अगली स्ट्रैटेजी पे मूव कर रहा हूं, एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस। पहले से ही एडवांटेज है मेरे को, है ना, उसमें उसमें भी मैं कुछ एडवांटेज ले सकता हूं क्या? ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी आप अपने बिजनेस के लिए भी प्लान कर सकते हो, प्लस अपने कस्टमर्स के लिए भी प्लान कर सकते हो, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कॉस्ट एडवांटेज, इकोनॉमीज ऑफ सेल्स कैसे लेकर सकते, इकोनॉमीज ऑफ सेल। मेरी अगर एक बॉटल की प्रोडक्शन करने में, है ना, एक पानी की एक बॉटल प्रोडक्शन करने में अगर 20 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है ना, तो अगर मैं दूसरा बॉटल प्रोडक्शन करूं तो वो कॉस्ट क्या 18 रुपए आएगा। वो अगर मैं तीसरा प्रोडक्शन करूं तो वो कॉस्ट 17 रुपए आएगा। ऐसे करते करते नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दो, है ना। जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्शंस बढ़ा दोगे तो आपका यूनिट कॉस्ट पर यूनिट घट जाता है ना। दैट्स वाई ये वीडियो गेम का एग्जांपल उन्होंने बताया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने, जहां पे आपने एक वीडियो गेम को बनाने में अगर $100 खर्च करे तो उसके बाद आप वीडियो गेम की कॉपीज बना सकते हो, और जितनी आप कॉपीज बनाते चले जाओगे उतना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो $100 स्टार्टिंग में लगा वो घट जाएगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़ा कर लो, है ना, प्रोडक्शन बढ़ा लो जिससे आपका कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए। ये भी एक स्ट्रैटेजी है जहां पे आप ऑलरेडी एडवांटेज में थे, आप एक अच्छे कंपनी में थे, उसमें भी आप इन्हें एक एडवांटेज और सीखा। आप कस्टमर्स को भी ऐसे बता सकते हो, सर एक और एडवांटेज इसमें आप करो, प्रोडक्शन बढ़ा लो, इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी पर यूनिट। एक और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, सेम प्रोडक्ट लाइन पे, है ना, सेम प्रोडक्ट, अलग ऐसा नहीं कि अलग यूनिट बैठाना उसके लिए। क्या करना है आपको, सेम प्रोडक्ट लाइन, जैसे शूज का एग्जांपल दिया, एक मेल का शूज प्रोडक्शन कर रहे थे, सेम मटेरियल, सेम फैक्ट्री, सेम इक्विपमेंट, सेम पर्सन्स, है ना, जो उस शूज को बना रहे थे। पहले सिर्फ मेल का शूज बना रहे थे तो टारगेट किसको कर रहे थे, मेल पॉपुलेशन को। अभी सेम सारा कुछ रहेगा, कुछ अलग फैक्ट्री नहीं बैठानी है। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप इसी को बोलते हैं। सेम प्रोडक्शन यूनिट और सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हर कुछ सेम होगा, लेकिन आप बच्चों के भी जूते बना सकते हो, लेडीज का भी जूते बना सकते हो, है ना। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। पैरेलली कुछ और बनाने लगे विद द सेम रिसोर्सेस। तो आप अब भी अपने कस्टमर्स को ऐसे सलाह दे सकते हो, सर आप सिर्फ मेल पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हो, व्हाई डोंट यू टारगेट द फीमेल पॉपुलेशन ऑल्सो। आप अपनी फीमेल पॉपुलेशन को क्यों टारगेट नहीं करते हो सर? आप बच्चे के पॉपुलेशन को क्यों नहीं टारगेट करते हो? तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा बॉटम लाइन, जो मैं अभी आपको पिरामिड के थ्रू समझा रहा था कि सिर्फ मेल पॉपुलेशन को आप मार्केट कर रहे थे, अब फीमेल भी मार्केट कर सकते हो, बच्चों को भी मार्केट कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आप इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बढ़ा सकते हो। एडवांटेज ऑलरेडी था आपके पास, उसमें आपने एक और एडवांटेज ले लिया नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन तैयार करके, है ना। प्राइस को लेकर के भी डॉक्टर बिंद्रा सर ने बहुत बखूबी बताया, जहां पे आप प्राइस या तो कॉम्पिटिटर के बराबर कर लो, उसके लिए क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा लो। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आप प्राइस बराबर भी रखोगे कॉम्पिटिटर्स का, तो आपका आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। या फिर अगर आप उसको कॉस्ट को, अपने कॉस्ट प्राइस को कॉम्पिटिटर से कम भी कर दो तो आपका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा। बिकॉज सेम प्राइस में, अगर डिफरेंट प्राइस में, आपकी प्राइस कम में सेम क्वालिटी सब कुछ मिल रहा है, तो लोग आप ही के ऑब्वियस आप ही के प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजी जहां पे आप एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस ले सकते हो। हाँ, लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे घटाओगे, चीप लेबर लेकर के आना होगा आपको, है ना। रॉ मटेरियल्स आपको सस्ते खरीदने पड़ेंगे, जैसे ए वेलुमनी सर ने किया थायरोकेयर में। रॉ मटेरियल कहां से बनता है, उसका प्रोडक्शन हाउस तक वो चले गए, तो बहुत कम कॉस्टिंग आ गई। तो ये क्या आप स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस में इंप्लाई कर सकते हो कि कंपटीशन को बीट करना है तो प्राइस बराबर रखो, मार्जिन आप ज्यादा कमा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके, या दूसरी स्ट्रैटेजी प्राइस ही कम कर दो तो ऑटोमेटिक आपका पहले बिकेगा। तो क्या ये स्ट्रैटेजी आप अपने बिजनेस में इंप्लाई कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड प्राइस एडवांटेज, लोअर कॉस्ट देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। आई होप सो दिस मेक्स अ यूजफुल सेशन फॉर यू, जहां पे आप अपने कस्टमर से बात कर सकते हो कि सर अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ लाना है
तो स्ट्रैटेजीज के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रैटेजीज के साथ नहीं चलते, मैं 8वीं स्ट्रैटेजी आपसे आपसे डिस्कस कर रहा हूं, व्हाई दिस स्ट्रैटेजी का सेशन। मैं बोल रहा हूं अगर आपके बहुत अच्छे मैन पावर है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन हाउस है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लाइन पे है, बट अगर आपकी स्ट्रैटेजीज है ना, चलने का रास्ता होशिन अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा डायरेक्शन जाए किधर, तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर लो, कितना भी एफर्ट लगा लो, आपकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। बिकॉज कोई इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा, कोई उस डायरेक्शन में भाग रहा होगा, या कुछ ऐसे ही लोग करते हैं, है ना। तो आपको स्ट्रैटेजीज बतानी आनी चाहिए कस्टमर्स को कि सर आप क्या स्ट्रैटेजीज से अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं। सर ये बिजनेस एक्यूमेंट आपको कस्टमर से बात करने में आपकी नॉलेज बढ़ाता है और आपका ट्रस्ट बिल्डअप करता है, और जहां पे ट्रस्ट होता है वहां ट्रांजैक्शन होता है। माय फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और अपनी आखिरी स्ट्रैटेजी आज की जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिफोर द मार्केटिंग बिगिंस, है ना। मार्केटिंग की हालांकि तो अलग से ही डॉक्टर बिंदर सर ने एक चैप्टर, एक अलग अध्याय बनाया है, बट उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्रक्स मैं आपको समझाना चाहता हूं। व्हाट डज मार्केटिंग मीन्स, अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट डज मार्केटिंग मीन्स, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, आप भी यही बोलना, मार्केटिंग ज्यादा लोगों को ज्यादा दाम पे ज्यादा माल बेचना इज कॉल्ड मार्केटिंग, है ना। बिकॉज जरूरत तो थी, बट क्या आपने और जरूरत क्रिएट कर दी किसी के दिमाग में, है ना, उसके माइंड में क्या आपने ऐसा कुछ अपना वाइब्स छोड़ा, आपने कुछ इमेजेस छोड़े जिसको प्रोडक्ट को देखते के साथ उसको लगता है ये मेरी जरूरत है, इसके इसके बिना मैं नहीं चल सकता। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जैसे पेप्सी ने किया कि हर घूंट में स्वैग है, ऐसे हैंड्स का एक्शन करा करके उन्होंने एड्स बनवाया, किसको टारगेट किया, है ना, जो 12 से 22 साल तक के जो बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, स्कूल कॉलेजेस जाने वाले, है ना, हर घूंट में स्वैग है, हर गलती को भी सही कर दे, ऐसा बताया। अब यूथ की क्या होती है एनर्जी, उसका परसोना, उसको टारगेट किया, है ना, हर एक पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया कि मेरा प्रोडक्ट 50 साल वाले भी पिए, 60 साल वाले भी पिए, 45 साल वाले भी पिए, 12 से 22, उनके दिमाग में क्या डाल दिया कि स्वैग ही दिखना है, अगर है ना हिप हॉप दिखना है तो आपको पेप्सी पीना पड़ेगा। ऐसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ऐसे ऐड चला करके उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से माइंड में पोजीशन कर दिया यूथ का कि अगर स्वैगी दिखना है तो मुझे पेप्सी पीना पड़ेगा, है ना। टारगेट किस सेगमेंट को कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप जिस भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, सबसे पहले अपने एज ग्रुप को छाट लो कि मुझे किसको टारगेट करना है, और फिर उसी हिसाब से वो स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है कि अगर मुझे यूथ को टारगेट करना है, यूथ मेरा मेन कंज्यूमर है, तो मैं उसी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट बनाऊंगा ताकि उसको बड़ा कैची लगे, है ना, जो हर गलती को भी सही कर दे। आप एक बार जाकर के जरूर सेशन देखना, बहुत अच्छा लगेगा, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। शादी.com एक और एग्जांपल मैं आपके पास लेके आया हूं। शायद से निकल के शादी.com, जैसे 25 साल के 35 साल तक के जो भी युवा होते हैं जिनकी शादी होने की उम्र होती है ना, वो हमेशा सोचते हैं ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, मेरी होने वाली पत्नी कैसी होगी, मेरे होने वाले पति कैसे होंगे, शायद है मतलब शायद शायद ऐसा होंगे, शायद वैसा होंगे। तो उन्होंने इस चीज को, नब्ज को पकड़ा कि अगर मुझे 25 to 35 पॉपुलेशन सेगमेंट को टारगेट करना है तो ऐसा कैची लाइन बना दो जो उसके दिमाग में सेट हो जाए। मार्केटिंग मैंने अभी बताया आपको, ज्यादा लोगों को ज्यादा दाम पे ज्यादा सामान बेचना, इसको मार्केटिंग। शायद से निकल जाओ और शादी.com पे आ जाओ, शायद से निकल के शादी.com, ये स्लोगन उन्होंने डिजाइन किया। आप सोच सकते हो एक स्लोगन इतना दिमाग में घर कर जाता है ना, जैसे एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है, अगर आपको बोलूं तो आप सीधा समझ जाओगे कि एमसील की बात हो रही है। हालांकि एमसील एक प्रोडक्ट है, नाउन है, बट आप उसको दूसरे वे में भी समझते हो, बिकॉज हर एक चिपकाने वाले प्रोडक्ट को आप एमसील समझते हो, बट अब उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, एपॉक्सी कंपाउंड है। बट कैसा होता है ना कि एक स्लोगन, एक एडवर्टीजमेंट का एक जिंगल किसी के माइंड में ऐसा सेट कर सकते हो आप कि फिर उसके सिवा शादी के सिवा जीवन साथी के बारे में ना सोचे, या कोई भी दूसरे मैट्रिमोनियल्स के बारे में ना सोचे। 25 to 35 एज ग्रुप को टारगेट किया, उनके यंग पर्सोना को टारगेट किया। अगर आप राइट मैच फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो आप
हमारे वेबसाइट पे आइए, शायद से निकल जाओ और शादी.com पे आ जाओ। ये इतना सुंदर स्लोगन डाल करके उन्होंने आपके माइंड को कैप्चर किया। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज मैंने आपसे आज और डिस्कस करी। तो आपकी बिजनेस नॉलेज बढ़ेगी, बिजनेस नॉलेज बढ़ेगा तो आप कस्टमर से जब बात करोगे, आपका भी पर्सोना अलग फाइंड आउट करेगा कस्टमर कि इसको बहुत सारी बिजनेस नॉलेज है। जब वो बिजनेस नॉलेज आपकी जज कर लेगा तब आप पर ट्रस्ट करता है। और जहां टी से ट्रस्ट होता है वहां पे टी से ट्रांजैक्शन होता है। माय फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार रीब्रीफ कर देता हूं। बॉटम ऑफ पिरामिड जो मैंने आज 5वीं स्ट्रैटेजी बताई है। छठा, रिपीटेबल प्रोटोटाइप, कैसे आप कॉपीज बना सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा सकते हो, एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस कैसे ले सकते हो, ऑलरेडी आप एडवांटेज में थे और एडवांटेज कैसे ले सकते हो, और फाइनली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिफोर द मार्केटिंग बिगिंस। इसका अलग से एक अध्याय भी है, आप जाकर के इसकी लर्निंग लो। जितना बिजनेस लर्निंग लोगे उतनी ज्यादा शार्प आपकी बिजनेस एक्यूमेन होगी।